तो जी हाँ छात्रों, क्लास आपके 10th के संस्कृत के पेपर में गर्दा उड़ाने के बाद अब आपका बारी यहाँ पे आ चुका है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर। देखिए, मैंने आपका पहला पार्ट आपको दे दिया था, अब बारी है यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर का आपका। देखिए, पार्ट आपका 2 लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में आपको यहाँ पे पार्ट 2 देखिए लेकर आ चुका हूं पूरे क्वेश्चन पेपर। आज आपके पास समय है, फटाफट रख लीजिए और कल के पेपर में सामाजिक विज्ञान में आप यहाँ पे टॉपर बन जाइए और पूरे पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 आपका दे दिया है ना। तो पार्ट 1 देखिए, मेरे पास यहाँ पे आपको 2 पेपर के आपको आंसर रेडी करवाना है मुझे। तो आपका देखिए पहला पेपर आपका यहाँ पे 2 जिले का पेपर आपको रेडी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले अभी जिले का पेपर कर लीजिए और आप किस जिले से है आप कमेंट करिए। भाई साहब, हर एक जिले का पेपर मेरे पास यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कल मिलेगा, ठीक है, सुबह मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फटाफट पहले आप यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे रेडी करिए। देखिए पहले हमने क्वेश्चन 1 का आंसर पूरा आपको दे दिया है, साथ में क्वेश्चन आपका 2 का आंसर हमने आपको पूरा प्रॉपर आपका दे दिया था और इसके बाद सही जोड़ी का आंसर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका एक वाक्य में उत्तर, इसका भी मैंने आंसर आपको दे दिया है। यदि आपने नहीं किया है तो एक बार देख लो और अच्छे से यहाँ पे रेडी कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आपका एक वाक्य में और बचा हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सत असत वाले क्वेश्चन, तो आप इसी भी एक बार देख लो। और क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे 6 का आपका आंसर जो है 6 और 7 तक का बता दिया था, लेकिन आपको एक बार फिर से 6 से लेकर चलिए आपको पार्ट 2 में आपके आगे के आंसर देते हैं और इस वीडियो में आपका पे गर्दा उड़ाते हैं। और आपको फटाफट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको रट लेना है। और वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो आपको लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के आपके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में आपको यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके वार्षिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, लिख लीजिए। देखिए, 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आपका एक हुआ था सम्मेलन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना था और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे बढ़िया लिख दीजिएगा। 1992 में आपका ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आपका इस सम्मेलन हुआ था, इसे करिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है मरुस्थलीय मृदा के आपको विशेषता की बात कर रहा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषता आपको देखिए, पहला लिखा है यहाँ पे मृदा का रंग लाल और आपका भूरा होता है, पहला विशेषता। और दूसरा देखिए, मृदाओं में ह्यूमस और नमी की आपका मात्रा कम होती है। तीसरा पॉइंट, मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लबड़ी आपका होता है। तो आप टेंशन मत करो, आप अच्छे से यहाँ पे अच्छे से दिल से याद करो, दिल से तैयारी करो, आपके पास समय है। आपको इसे कराने के बाद आपका दूसरा पेपर कराएंगे और मजे ही मजे कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, देखिए भारत में यहाँ पे लिखा है ना आपका क्वेश्चन, भारत में कौन सी आपकी मृदाएं पाई जाती है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए तो आपका ये वाला क्वेश्चन था, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटेराइट मृदा और आपका मरुस्थलीय मृदा आपका पे वन मृदा पाई जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए, बांगर क्या है, तो आप आंसर करेंगे। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा प्राचीन मृदा है जिसमें ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह एक मृदा मिट्टी के उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। और बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है और यह कम उपजाऊ और प्रायः कंकड़ यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसमें आपके पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा अपरदन क्या है, तो देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया आपका मृदा अपरदन कहलाता है। इतना चीजें आप तो यहाँ पे याद तो कर ही सकते हैं ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां नंबर। देखिए, भारत के प्रमुख आपके रबी और आपके खरीफ फसल का आपको नाम बताना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सरल, कैसे सरल है। देखिए, आप जानते हैं कि जो आपका रबी के फसल होता है, किसकी बात कर रहा है, रबी की फसल जो अभी आपका ठंडी के सीजन में है। कहां पे है, ठंडी के सीजन में आपका बोया गया है। जैसे कौन कौन सा, देखिए गेहूं अभी सीजन चल रहा है ठंडी में, और आपका जौ का, मटर का चल रहा है, चना का चल रहा है ना, और इसके आपका सरसों का। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका जो क्या होता है, ठंडी के सीजन में आपका यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, वो आपके होते हैं रबी के फसल। और खरीफ फसलें कौन होते हैं, जो आपके बरसात में बोए जाते हैं। बरसात में कौन कौन, देखिए चावल होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, है ना। तो आप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इन्हें रेडी करिए और दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं जीत क्लासेस इंडिया से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आपका लिखा गया है। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन दिए गए हैं,
कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों के किसान जंगल के पेड़ पौधे को काट कर जलाकर उसे साफ जमीन पर फसल उगाते हैं। क्या करते हैं, जंगल को जला देते हैं, है ना। तो जंगल को जला देंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे उसे साफ हो जाएगा। तो जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित होकर क्या करते हैं, कृषि कार्य के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं तो क्या करते हैं, ये जंगल में जाकर पेड़ पौधे को काट कर वहां खेती करने लगते हैं, ठीक है। और करने के बाद जब, अब सीधी बात है, जब वहां के पेड़ पौधे जला दोगे आप तो वहां का उर्वरता आपका नष्ट हो जाएगा पृथ्वी का। तो उर्वरता नष्ट होने के बाद क्या करते हैं, पुनः दूसरी जगह के यहाँ पे टुकड़े भूमि को यहाँ पे काटते हैं, लकड़ियों को सभी आपका यहाँ पे साफ करते हैं और इसके बाद वहां पे आपका क्या है, खेती करते हैं। तो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है। तो कर्तन दहन पूछे या फिर आपका स्थानांतरित कृषि पूछे, आपका बात एक ही है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। वस्त्र उद्योग को किन्हीं 5 वर्गों में बांटा गया है, आपको बताना है किन 5 वर्गों में बांटा गया है, इसका आपको आंसर देना है। चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं। देखिए इस पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन आपके और इंपॉर्टेंट है जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपका ये वाला पार्ट है कृषि वाला, तो कृषि वाले पार्ट से आप इसके अलावा 2 आप यहाँ पे और कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो देखिए जूट को भारत का सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कारण है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है और इससे बहुत उपयोगी, सस्ता, व्यापारिक और महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहा। देखिए अब बात यह है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता क्यों रहा हूं, ये क्वेश्चन बताने का मेरा एक रीजन ये है कि देखिए लगभग आपके 50 जिलों आपके जो पेपर होने वाले हैं वहां पे आपका 80% क्वेश्चन तो आपका जो मैं आपका 2 सेट कराऊंगा वहीं से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद 70 नंबर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो देखिए 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे अलग आएंगे ना, हर जिले के पेपर में जो आपके 1-2 क्वेश्चन अलग आने वाले हैं वो आपके यही आने वाले, बाकी तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आपका जो बचेगा तो एक ये क्वेश्चन कुछ जिलों में आपका नया आ सकता है, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो क्या है, आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। सुनहरा आपका रेशा की बात कर रहा है, जूट को कहते हैं। और नगद और व्यापारिक फसलों में आपका आशय क्या है, तो नगद यानी क्या होता है आपका, जिससे नगद आपका धन प्राप्त होता है। जैसे आप गन्ना बेचेंगे तुरंत पैसा मिलता है, और इसके साथ तंबाकू बेचेंगे, काफी बेचेंगे, तिलहन बेचेंगे, तो आपका ये देखिए सब लिखा है, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर, कपास, चाय, काफी, तिलहन, तो आपके कहलाते हैं नगद या फिर आपका व्यापारिक फसलें कहलाते हैं। बस आपको इतना सा पढ़ लेना है, बाकी आपका यहाँ पे सभी बता ही दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, आपका ये वाला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, बस उद्योग को किन्हीं 5 वर्गों में बांटा गया है, आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। वस्त्र उद्योग के आपके 5 यहाँ पे वर्ग कौन थे, देखिए आपका यहाँ पे पहला आपका सूती वस्त्र है, दूसरा आपका यहाँ पे है ऊनी वस्त्र, तीसरा आपका है रेशमी वस्त्र, चौथा है आपका जूट या पटसन उद्योग, और 5वां है कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो आप आंसर इसे कर लीजिए, है ना। आपको इसके अलावा ज्यादा कुछ क्वेश्चन करना नहीं है। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन, उद्योगों के आधार पर किन आपका 3 वर्गों में आपका बांटा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आपको आंसर की बात करूं तो आपका देखिए यही वाला क्वेश्चन आपका दिया गया दूसरा नंबर, तो लिखिए आंसर। देखिए छोटे पैमाने के उद्योग पहला आपका होता है 3 वर्ग, दूसरा होता है आपका पे बड़े पैमाने पर, ठीक है, और तीसरा आपका पे होता है ग्रामीण तथा कुटीर आपका उद्योग होता है, जो गांव में आपका पे बनते हैं। आपने देखा होगा छन्नी बनते हैं, टोपरी बनते हैं, और ऐसे आपका पे आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका धोखने वाला होता है बेनमा बोलते हैं। और इसके अलावा आपके बहुत सारी चीजें आपके बनती रहती हैं, सूपा हो गया, सुपल जिसे बोलते हैं, है ना। तो आपके सभी आपके लघु और कुटीर उद्योग से आपके संबंधित कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आपको नाम बताने। तो कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चलिए आपको इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए आपका आंसर आपको यह मिल जाएगा, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूट के सामान, चाय, मैग्नीज, लोहा, तंबाकू, रत्न, मुजवरा, तो आपका रसायन आदि है। निर्यात यानी क्या होता है, देखिए आयात यानी मंगाना होता है, और निर्यात यानी आपका भेजना होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपका ये मिल गया है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं अथवा वाला, तो दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक जाता है। तो कोई आपका ये क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा जो आपका यहाँ पे कहां से जोड़ता है, देखिए सिलचर असम आपका जो पूर्व में है, और पश्चिम में आपका यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में आपका यहाँ पे इसे जोड़ता है। और देखिए यहाँ पे उत्तर में आप जानते हैं श्रीनगर है, और दक्षिण में आपका यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका केरल में आता है कन्याकुमारी, तो आपको यहाँ पे जोड़ता है दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा और आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना आपका क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को 12 मासी शहरी
पहुंच मार्क्स से आपका जोड़ना है। तो आप इसका आंसर ये कर लीजिएगा और अच्छे से यहाँ पे कॉपी पर लिखकर आंसर याद करिए। जितना लिखेंगे आपका उतना अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 12वां। तो अगर 12वां क्वेश्चन का आपको आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन आपका 12वां देखिए आपको ये मिल जाएगा, गुमास्ता। देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा वाला जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आपका इसका आंसर की बात करूं, जनसंचार के आपके प्रमुख आपके साधन, तो आपको इसका भी आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, साधन यानी क्या होता है, जनसंचार यानी आदान प्रदान करने के लिए आपको जो भी देखते हैं। तो रेडियो है, रेडियो, दूरदर्शन है, डाक है, इंटरनेट है, चलचित्र है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है, फोन और आदि आपके प्रमुख यहाँ पे संसाधन है। ठीक है, तो आप पहले इसे करिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया ना, क्वेश्चन 11वां। तो 11वां आपकी इसके बाद आता है आपका 12वां क्वेश्चन। तो लिखा है गुमास्ता कौन थे, आपको इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आपको गुमास्ता के भी आंसर आपको देते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर हम दे देंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए और एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा भाई, दिल से पढ़ो। आज के बाद आपके पास टाइम है और यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं गुमास्ता की बात करूं तो आपको आंसर ये भी मैं आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन और आंसर, तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, लिखना है आपको यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतन भोगी कर्मचारी जो बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तैनात किया जाता था, उसे कहते हैं गुमास्ता। क्या था, ऐसे कर्मचारी थे वो लोग जो आपका जो बुनकर होते हैं ना, उनकी निगरानी करते थे और निगरानी करने के साथ साथ यहाँ पे आपका माल का इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच किया करते थे। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपको इसमें स्पिनिंग आपका जेनी क्या है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर पूछे तो लिख दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, जेम्स, देखिए जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई एक कताई की मशीन थी। क्या था, स्पिनिंग जेनी था आपका एक कताई का आपका मशीन। किसके द्वारा बनाया गया, जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा। इस मशीन के द्वारा पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियां को घुमा देता था और एक साथ आपके कई धागे बनने लगते थे। आपको आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, देखिए पांडुलिपियां क्या है, इनका आपका प्रसार सीमित आपका क्यों था। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसके साथ देखिए पहले यहाँ पे प्राच्य शब्द का आपका अर्थ पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्राच्य किसके लिए होता है, आपका प्रयोग एशिया के लिए इस्तेमाल होता है, भूमध्य सागर के इधर के लिए, यानी आपका पूरा एशिया के लिए बात कर रहा है। अब मैं इसके आंसर की बात करूं पांडुलिपि वाले का, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिखा है, मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम पांडुलिपियां कहलाता है। किसके द्वारा, मुद्रण जो छपाई होता है ना, उसके द्वारा आपका पे आपको जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आपको इसे कहते हैं पांडुलिपियां। ठीक है, और इसके बाद पूरा आंसर आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। देखिए आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है लक्ष्मीनाथ बेरू बरुआ। ठीक है, बेच बरुआ कौन था, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक देखिए 13, यहाँ पे लिखा है लक्ष्मीनाथ बेच बरुआ कौन था। अगर मैं इसके आपके आंसर की बात करूं तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको दिया गया है। उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, लक्ष्मीनाथ बेच बरुआ असमिया साहित्य के एक आपके वरिष्ठ रचनाकार हैं। बूढ़ी आयर साधु, ठीक है, दादी कहानियां उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनर देश, ठीक है, ओ मेरी प्यारी भूमि भी आपका लिखा है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, रेशम मार्ग आपका क्यों महत्वपूर्ण था। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए लिखना है आपको, रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग जो एशिया के विशाल भागों को छोड़कर परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलते हैं। और यह मार्ग ईसा पूर्व में ही आपका अस्तित्व में आ चुका था। लगभग देखिए 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा और इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए आपका इसे रेशम मार्ग कहते हैं। सीधी सी बात है, रेशम मार्ग मतलब जहाँ पे रेशम का व्यापार होता था जिस रास्ते से, उसे कहते हैं आपका रेशम मार्ग। और यह एशिया के एक विशाल भाग को परस्पर यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था, आपको लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है 14वां, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे लिखा गया है, पांडुलिपियां क्या थी और इनका प्रसार आपका क्यों आपका सीमित था। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपका इसका भी आपको मिल जाएगा। आपको ये लिखना है, देखिए पांडुलिपियां क्या थी, तो मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम
देखिए जो मुद्रण होता है, छपाई होता है, उसमें आप जो पढ़ते हैं तो आपका यही तो आपका है पांडुलिपि जो है आपका पे सीमित ज्ञान का आपका पे प्रसार आपका जो होता है उसका माध्यम पांडुलिपियां हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। और ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या फिर हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। इनकी उम्र बढ़ाने के लिए इनको तख्तियों को जिल्द या फिर सील बांधकर बांध दिए जाते थे। आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको लिख देना है। देखिए पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी पड़ती थी, इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ा हुआ रखा जाता था। अलग अलग लिपियों में लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। इसी कारण इनका प्रसार आपका सीमित रहा। भाई सीधी सी बात है, जब आप उसे अच्छे से ले जा नहीं सकते हैं, उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसे अधिक दिन तक चला नहीं सकते हैं, तो सीधी बात है उसका आपका सीमित हो जाएगा। यानी कभी कभी आप खोलेंगे उसे, डेली खोलेंगे तो आपका खराब हो जाएगा। तो आपको आंसर यहाँ पे पांडुलिपि के बारे में लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, प्राच्य शब्द का आपका अर्थ बताया पूछा गया है। तो प्राच्य शब्द का अगर कोई आपके अर्थ पूछे तो आप यहाँ पे देखिए आंसर कर देना है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि प्राच्य शब्द का आपका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्राच्य शब्द है, ठीक है, तो भूमध्य सागर के इधर आपका जो भाग कहलाता है पूरा एशिया का भाग ही कहलाता है, और एशिया के लिए ही आपका प्राच्य शब्द यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 15वां, लिखा है यूरोप में मुद्रण का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके आपको आंसर की बात करूं तो आपका आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए सदियों से चीन से रेशम और मसाले यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी यूरोप पहुंचा था, जिसमें पांडुलिपियों के उत्पादन में मुमकिन बनाया। फिर 1295 में मार्को पोलो नामक एक महान आपका खोजी यात्री चीन से वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर इटली वापस लौटा, और इतावली इसके बाद तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे, और जल्द यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना। क्या नाम था उसका? मार्को पोलो नाम था। जो चीनी गया था, मंगोल यात्रा में गया था। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे देखिए चीन से रेशम और मसाले यूरोप आते रहते, लेकिन आपका कागज क्या पे प्रचलन जो आपका चीन ने ही किया था। इसके बाद देखिए पंचांग और निरंकुश बात का आपका क्या अर्थ है, आपका ये पूछा गया है। अगर मैं आपके इसके आंसर की बात करूं तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से पंचांग और निरंकुशवाद। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे आंसर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है आपको लिखना पड़ेगा, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है। वार्षिक प्रकाश पंचांग कहलाता है। और निरंकुश बात क्या है? देखिए पंचांग है ना आपका रामनारायण पंचांग, आपका उसी की बात कर रहा है। निरंकुश बात क्या है? राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उससे उस पर कानूनी पाबंदी लगी हो, ना ही संवैधानिक आपका पे निरंकुश बात कहलाता है। आप इसी कर लीजिए। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ना, आपको उसमें आपको आंसर क्वेश्चन आपका देखिए अगले पार्ट में क्वेश्चन 16 से लेकर आपके 23 तक के आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके बड़े हैं। आपको यहाँ पे समझाकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर थोड़ा आपको समझना जरूरी है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिमाग पर आ जाएगा और इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगले पार्ट में पूरे आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे और आप यहाँ पे टॉपर बन जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप यहाँ पे अगले पेपर में बिल्कुल आपका लास्ट पेपर में गर्दा मचा देंगे। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।